सीमांचल में, खास करके किशनगंज में, यहाँ पे पढ़े लिखे बेरोजगार युवा बहुत सारे हैं। उन लोगों के पास रोजगार के लिए कोई रास्ता नहीं है, तो उन लोगों के लिए रोजगार के कौन से साधन आप देंगे, आप अगर जीत जाते हैं तो? जी, मैं नीतीश कुमार साहब, पलटू राम साहब नहीं हूँ कि जो अभी जो वो बोले थे कि हमारे बिहार के जितने भी मजदूर घर आए हैं वो बाहर जो है उनको नहीं जाना पड़ेगा। बीजेपी का एजेंडा है। मैं इस बात पर जो है बिल्कुल एतराज़ करता हूं कि ऐसा कोई सवाल खड़ा नहीं है। उनके अंदर रौब है और वो काम करने का सलाहियत रखते हैं और उनके बाद जो है वो काम करते भी हैं, क्योंकि जो बोलते हैं ना उनके पीछे हजारों नेता लग जाते हैं। तो क्योंकि कुछ दिन पहले तारा श्वेता जी अपने आप को प्रत्याशी घोषित किए थे, तो बहुत लोग उस पर उंगली कर रहे थे। अभी आप लोग सब कोई अपने आप को प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं, क्या आला कमान की तरफ से आपको कोई इन्फॉर्मेशन है कि आप वहाँ अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं आपका दोस्त रियाज राही और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल अपना गांव। दोस्तों, अपना गांव में कुछ दिनों से चुनावी हलचल को लेकर तीखे सवालात पूछे जा रहे हैं, जो कि हमारे फेसबुक के दोस्त जनता जनार्दन का होता है। और उन सवालों को लेकर के आपके प्रत्याशी और प्रतिनिधियों तक हम पहुंचते हैं और उन लोगों से बेहतर जवाब का तलब करते हैं और बहुत हद तक बेहतर जवाब भी मिलते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे दोस्त आज सवाल किए हैं, उन सभी दोस्तों का नाम भी मैं अंत में बोलूँगा। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा कि आज चुनावी हलचल के जो खास मेहमान हैं हमारे, वह हैं हाजी महबूब आलम साहब, जो कि MIM के जिला सचिव भी हैं और साथ ही साथ फातिमा नर्सिंग होम के चेयरमैन भी हैं और एक मदरसा इनका फ्रिंगरा मदरसा के चेयरमैन भी है। दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात करते हैं महबूब आलम साहब से कि इतना अचीवमेंट रहते हुए भी, इतने बड़े समाज सेवी हैं, इतना बड़ा मदरसा है, हॉस्पिटल है, उस पर भी आज वो ठाकुर विधानसभा में अपना दावेदारी MIM से क्यों पेश कर रहे हैं, आखिर उसका क्या मंशा है, आगे चलकर वो क्या करना चाहते हैं। तो चलिए पूछते हैं उनसे उन्हीं के बारे में। सर, पहले आप बताइए कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं ठाकुरगंज भावलमरा पंचायत से बिलोंग करता हूँ। मेरा घर बस्ता है। मैं हाफिज़ महबूब आलम हूँ, समाज सेवी हूँ और मेरा ख़ास मकसद ही यह है कि मैं ज़िंदगी का, मेरा असल मकसद ही समाज सेवा है और मैं ये सोचूं कि समाज सेवा करते करते मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। इसी के पीछे हम लगे हुए हैं और अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान भी है कि अल्लाह जो भी दिया है हमें, उस चीज़ में हम लोग जो है बहुत खुश हैं। सर, जब आपके पास हर चीज़ है, फिर भी आप राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? आप तो समाज सेवी, ऐसे भी समाज सेवी हैं, ऐसे भी समाज सेवा कर सकते हैं, तो राजनीति में आने का आपका असल मकसद क्या है? राजनीति में असल आने का मकसद ये है कि इंसान को जब ठोकर लगता है तो वो खुद ब खुद जो है अपने पैर में आके खड़ा होना चाहता है। तो आज जैसे कि हम समाज सेवा करते करते आज MLA का ख्वाहिश रखते हैं कि हम ये सोचें कि हम अगर MLA अगर बन जाएं अगर, और आवाम हमको अगर जो है चुन के अगर निकाल दे अगर, तो मैं मजबूती के साथ और हौसले और जज्बे के साथ गरीब के साथ जुड़ के रहना चाहता हूं और गरीब का जो भी मसला है उस मसला को जो है हल करने में हम कामयाब और हो जाएं। सर, अगर पार्टी आपको टिकट देती है और तो आप किन किन मुद्दा पे लेकर इलेक्शन लड़ेंगे? कौन कौन से मुद्दा होंगे आपका जो आप अपने जनता के पास जाकर के उन मुद्दाओं को रखेंगे और वोट मांगने का काम करेंगे? जी, मेरा मुद्दा, सबसे पहला मुद्दा मेरा ये है कि आज सीमांचल का जो है सबसे पिछड़ा एरिया ठाकुरगंज और दिगल बैंक को हम मानते हैं कि आज तक जो हम लोग का उधर का जो गाड़ी को अच्छी तरह से गुजर नहीं पा रहे हैं। विकास के नाम पर सिर्फ कागज़ और कलम तक ही रहते हैं, रोड पर
ये रोड बनने का या फिर जो है आपका पुल पुलिया बनने का, ये सवाल जो है हम करते हैं कि ये सब कोई काम नहीं है, ये सब सिर्फ कागज़ में दर्शाया हुआ नज़र आ रहा है। जैसे कि इससे पहले हम लोग जो है हम लोग का जो है बरचौंदी बस्ता भनकत द्वारी का जो ये पुल जो है होना चाहिए। हमारे बिहार सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब भी एक बार जो है खरखरी में धरना दिए थे, क्या करने के लिए कि हमारे पुल होना चाहिए, लेकिन उसकी वजह से हमारे उधर के जितने भी नौजवान हैं सब बेरोजगार हैं। आज ठाकुरगंज में हॉस्पिटल नहीं है, आज हमारे जो है ठाकुरगंज के अंदर अच्छे कॉलेज नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल नहीं है। इनके कारण है कि हमारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, किशनगंज तक नहीं आ पा रहे हैं। ये गरीबी दूर करने के लिए है जो है हम आए कि अगर हम अवाम चुन लेता है तो मेरा पहला मकसद रहेगा कि मदरसा तो वहाँ ही है इंशाल्लाह, और स्कूल और कॉलेज, और आज जो बीमारी से जो लोग परेशान हाल है उन परेशानियों को दूर करने के लिए हम आगे बढ़कर अवश्य समाज के साथ में रहेंगे। सर, अगर पार्टी आपको टिकट देती है और आप जीत जाते हैं तो युवाओं के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? क्योंकि हमारे सीमांचल में खास करके किशनगंज में यहाँ पे पढ़े लिखे बेरोजगार युवा बहुत सारे हैं। उन लोगों के पास रोजगार के लिए कोई रास्ता नहीं है, तो उन लोगों के लिए रोजगार के कौन से साधन आप देंगे आप अगर जीत जाते हैं तो? जी, मैं नीतीश कुमार साहब पलटू राम साहब नहीं हूँ कि जो अभी जो वो बोले थे कि हमारे बिहार के जितने भी मजदूर घर आए हैं वो बाहर जो है उनको नहीं जाना पड़ेगा और हम उनको यहीं पर फैक्ट्रियाँ जो है डालेंगे, यहीं पर काम काज करेंगे। लेकिन वो लोग जो है मुंह पर बोलते हैं, कागज़ में लिख करके छोड़ देते हैं। लेकिन मेरा असल मकसद ये है कि आज जैसा कि हम लोगों का कोई भी एक फैक्ट्री आपको नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हम सोचे हैं कि जो युवा लड़का हैं आज पढ़ लिख करके उनको नौकरी नहीं मिल रहा है। कोई एमएलए या कोई एमपी इस पर सवाल खड़ा नहीं करता है कि आज हमारे यहाँ पर जो पढ़े लिखे लड़का आज जो है बेरोजगारी के शिकार हो रहे हैं और माँ बाप को सही तरीके से कमा कर खिला नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए मेरा यही मुद्दा होगा कि हम जो है जगह जगह में जो है जैसे कि कॉलेज जो है ही है, फैक्ट्री का कोई साधन जो है हम जो है सरकार से मांग करके कोई फैक्ट्री में जो है यहाँ पर बैठवाएंगे और उनसे जो है हमारे इधर का जो लड़का है वो जो है बाहर जाने का उनको ज़रूरत नहीं पड़े। सर, आप एमआईएम पार्टी कब ज्वाइन किए और एमआईएम पार्टी क्यों ज्वाइन किए? क्योंकि एमआईएम को भाजपा का बी टीम कहा जाता है, और उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो एमआईएम को भाजपा की बी टीम कहते हैं? जी, एमआईएम तो मैं पहले जुड़ गया क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन के बाद मैं एमआईएम में पहले जिला सेक्रेटरी हमको बनाया गया। उनके बाद मैं डायरेक्ट हैदराबाद गए हम, और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो है इलाका में का दौरा किए हम, जहाँ पर जो है इलाका हैदराबाद में एक टेम्पू चला, एक साइकिल चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला को भी हमने बोले तो वो बोला कि आज हैदराबाद सो जाओ तो सो गया, आज जाग जाओ तो जग गया। तो लोग जो ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि आज ये बीजेपी का एजेंडा है, मैं इस बात पर जो है बिल्कुल एतराज़ करता हूं कि ऐसा कोई सवाल खड़ा नहीं है। उनके अंदर रौब है और वो काम करने का सलाहियत रखते हैं और उनके बाद जो है वो काम करते भी हैं, क्योंकि जो बोलते हैं ना उनके पीछे हजारों नेता लग जाते हैं। तो मुझे बहुत फख्र हुआ इस बात का कि हमारा एक मुस्लिम कैंडिडेट जो हिंदू और मुस्लिम को नहीं देखता है, क्योंकि मैंने अपने नज़रों के सामने देखा है उनको कि उनके ऑफिस के अंदर दलित हिंदू भाई जितने भी हैं ब्राह्मण भाई सबको मैंने देखा वहाँ पर, सबको वहाँ पर जगह हाजिरी लगाते हैं और सब किसी का जो है काम करता है। ऐसा कोई सवाल खड़ा नहीं है। ये हिंदू जो है और मुस्लिम का पार्टी नहीं है, ये समाज सेवा पार्टी है। ये हर धर्म हर इसके लोगों के साथ रहने वाला पार्टी है। ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है आला कमान के द्वारा। कुछ दोस्तों का सवाल है, क्योंकि कुछ दिन पहले तारा श्वेता जी अपने आप को प्रत्याशी घोषित किए थे तो बहुत लोग उस पर उंगली कर रहे थे। अभी आप लोग सब कोई अपने आप को प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं, क्या आला कमान की तरफ से आपको कोई इन्फॉर्मेशन है कि आप वहाँ के कैंडिडेट होंगे? जी, मुझे तो पूरा फ़ख्र है, क्योंकि एमपी के इलेक्शन से जब से मैं पार्टी में जुड़ा हूँ तो सीमांचल के जितने भी हमारे सिपाही हैं, जनाब अख्तरुल ईमान साहब हो गए, इश्तियाक साहब हो गए, आदिल साहब हो गए या कोई भी साहब हो गए, हम पार्टी से जुड़ने के बाद हमने घर में बैठे नहीं हैं, तब से पार्टी का मैं काम करते आ रहा हूं। और आज 10 या 20 या 15 जो प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं कि मैं प्रत्याशी, तो ये लोग जो हैं बरसाती मेढक हैं। जब बारिश होना शुरू हो जाएगा तो केकू करना ये लोग शुरू कर देगा, और जो है इलेक्शन का हलचल भी खत्म हो जाएगा तो ये लोग मेढक जो है अपने अपने सुराख में घुस के रह जाएगा।
क्योंकि हम लोग जलसा में गए, जुलूस में गए, हयात मौत में गए, लोगों के सेवा में गए, तो ये हाफिज महबूब किया। तो हक कौन रखता है, ये फैसला तो आला कमान करेगा। सर सवाल तो एक और बनती है कि आप रहते किशनगंज में और आप लड़ना चाहते हैं इलेक्शन ठाकुरगंज से, तो ऐसे में अगर कल आप जीत जाते हैं तो आपसे मिलने के लिए जो भी लोग आएंगे, कम तो 2 4 10 आदमी आएंगे, आने जाने में उसका खर्चा 200 टका पड़ेगा। तो आप ऐसे में क्या कीजिएगा, वहाँ पे जाके जनता दरबार लगाइएगा या फिर अपने घर में बैठ करके लोगों का बात सुनिएगा? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने हमसे पूछे हैं, और ये बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये सवाल बिल्कुल मामूली से सवाल हमारे लिए है कि मेरा अभी एक मार्केट मैंने बनाया हूँ, जैसे कि बारामोनी चौक में जहाँ खारूदो बोला जाता है, मेरा वहाँ अपना मार्केट भी है, मेरा अपना खुद का मकान है वहाँ पर, मेरे पूरे ख़ानदान वहाँ रह रहे हैं, मेरा अपना खुद का मकान है वहाँ पर। ये देखिए, रहने का मकसद है, आदमी दिल्ली में भी रह जाता है, आदमी पटना भी रह जाता है, लेकिन जब हमारे सर पर अगर बोझ अगर आ जाए तो हम कौम के बीच में रहेंगे, उसके दिगल पेंगा ठाकुरगंज के आवाम के बीच में हम रहना चाहते हैं। और जब हम ऐसे नहीं कर पाएंगे तो फिर हम इलेक्शन लड़ना या नहीं लड़ना मेरा कोई मकसद नहीं रहेगा। सर अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस बार किसानों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है, क्योंकि मक्का की खेती हमारे यहाँ पे लोग भरपूर मात्रा में किए हैं, लेकिन एक तो बेमौसम बरसात की वजह से लोगों का मक्का सूख नहीं पाया है, और दूसरा कि उस मक्का के रेट अभी बहुत कम है, और इस बार मक्का में दाना भी नहीं आया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से, क्योंकि ना मुआवजा मिल रही है, ना मक्का का सही से दाम मिल रहा है? जी, इसके बारे में हम लाइव में आके बोले भी हैं, जनाब अख्तरुल ईमान साहब जो बिहार सदर हैं, और हमारे इजहार एसपी साहब हैं, ये सब लोग हम लोग मिल करके इस मुद्दा को खड़ा करके बोले हैं कि गरीब लोग अभी मर रहे हैं, मक्का सड़ रहे हैं, लेकिन मक्का का कोई कीमत नहीं है। तो इस लिहाजा हम लोग क्या करें, हम लोग की सरकार तो है नहीं, ये लोग गठबंधन के नाम पर आया और लेके के बीजेपी का गोद में जाके बैठ गया, तो हम लोग का सुनेगा कौन? ये तो यहाँ के समाज के सीमांचल के आवाम को समझना चाहिए इस बात को कि ये लोग धोखेबाज धोखे पर धोखे करते आ रहे हैं। तो इस बार इस धोखे के चक्कर में कोई ना पड़े कि गठबंधन के नाम पर किसी को वोट करें, इस बार एमआईएम के नाम पर वोट करें, और इंशाअल्लाह सीमांचल का बदहाली दूर हो जाएगा। जैसे कि मक्का के दामों को लेकर के इजहार एसपी साहब कोचाधामन के हैं, आपकी पार्टी से हैं, उन्होंने एक पोस्टर जारी किया है कि मक्का का दाम बढ़ाओ वरना चक्का जाम करेंगे। क्या उसमें आप उनके साथ खड़े हैं? क्या पूरे सहमत के साथ रहेंगे उसके साथ? उसके साथ ही नहीं है, एमआईएम के जितने सिपाही हैं हमारे, हम सब कोई एक साथ मिलकर रहते हैं और मिलकर रहेंगे हम लोग, और मिलकर एक ही आवाज पर हम लोग काम करेंगे। चाहे हाफिज महबूब साहब अगर बोले हैं तो अख्तरुल ईमान साहब भी वहां बोलेगा, इजहार एसपी भी बोलेगा, इश्तियाक भी बोलेगा, आदिल भी बोलेगा, सब बोलेगा, क्योंकि हम लोग सच्चाई के साथ में, झूठे के साथ नहीं है हम लोग, और झूठे वादा करने वाले में से नहीं है हम लोग एमआईएम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, इसका नाम ही सच्चाई है। तो हम लोग सोचे कि इस पार्टी से जब जुड़े हैं, हर एक मुद्दा को हम लोग उंगली उठाएंगे और उंगली उठा करके काम करेंगे हम लोग। सर आज का आपका आखिरी सवाल ये है कि अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है, क्योंकि आप भी प्रत्याशी हैं और 3 4 लोग प्रत्याशी हैं, अगर आपको पार्टी टिकट नहीं देती तो क्या आप पार्टी के साथ बने रहेंगे या बगावत करके आज़ाद उम्मीदवार या दूसरे पार्टी के साथ आएंगे इलेक्शन लड़ने के लिए? एमआईएम पार्टी बगावत किसी सिपाही को आज तक ना सिखाया है और ना कोई सिपाही किया है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम बगावत करें तो करें किस बात का, हम बगावत में से नहीं हैं और बगावत नहीं करेंगे। ये मिल मिलाप करके जो बात होगा उस बात को हम लोग करेंगे, मिल बैठेंगे कि कौन लायक है नहीं। हमारे बिहार सदर साहब जो अख्तरुल ईमान साहब हैं वो बैठेंगे कि कौन काम किया है, कौन लायक है। इसके लिए तो हर चीज़ का तन मन धन हर चीज़ की ज़रूरत है, कौन सीट को निकाल सकता है, क्योंकि इस तिरकोनिया लड़ाई है इसमें। तो इस सीट के लिए सोचना पड़ेगा हम लोगों को, चाहे हमें बनाएं या एमआईएम को किसी सिपाही को टिकट दे दें, हम कंधे से कंधे मिला करके उस सीट को निकालेंगे हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त हमारे चैनल को दिए। दोस्तों मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लोगों में जो लोग सवाल किए थे उनमें से हैं सद्दाम शेख साहब जो कि ठाकुरगंज प्रखंड से हैं, दिलशाद शेख साहब जो कि ठाकुरगंज प्रखंड से हैं, आसिफ साहिल साहब जो कि ठाकुरगंज प्रखंड से हैं, एमडी शब्बीर आलम साहब जो कि आठगाछी ठाकुरगंज से हैं, गुफरान साहब ठाकुरगंज से हैं, खुशबा अंजुम साहब, कौनेन नसर साहब। आप लोगों को सभी को बेहतर जवाब मिला होगा। अगर आप लोगों को जवाब से संतुष्टि नहीं है तो आप हमें फिर से मैसेज करें, दोबारा मैं सर से मिलूँगा एक महीना के बाद।
आज तक के लिए इतना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। आपका दोस्त रियाज राही, कैमरामैन रंजन कुमार के साथ। खुदा हाफिज़।